दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पीढ़ियों के जहन में दर्ज होती हैं। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां हम दुनिया के उन छिपे हुए सिस्टम्स और विवादों की गहराई में उतरते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसका ऐतिहासिक वजन शायद सबसे ज्यादा है। इस सदी का सबसे पुराना, सबसे भावुक और सबसे उलझा हुआ संघर्ष, इजराइल और फिलिस्तीन। एक जमीन, दो कौमें और 100 साल से भी लंबी एक जंग। लेकिन ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ और इस इतने लंबे संघर्ष का असल सच क्या है? जरा सोचिए, कैसे एक ही जमीन के टुकड़े पर दो अलग-अलग समुदाय इतने विनाशकारी हालात में उलझ गए कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। पहला अध्याय, विभाजन की जड़ें और इतिहास की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब फिलिस्तीन एक बेहद शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वहां से लेकर संयुक्त राष्ट्र के दखल तक ये 3 तारीखें 1917, 1947 और 1948 इस पूरे विवाद की असली नींव हैं। यही वो पड़ाव हैं जिन्होंने आने वाले 100 सालों का भविष्य तय कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं 1917 की। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि यानी जोइश होमलैंड बनाने का वादा किया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, आधिकारिक ब्रिटिश अभिलेखागार बताते हैं कि उस समय वहां पहले से ही एक बड़ी अरब फिलिस्तीनी आबादी रह रही थी और आप कह सकते हैं कि ठीक यहीं से इस सदी के सबसे बड़े संघर्ष के बीज बो दिए गए थे। फिर आता है साल 1947। संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना पेश की। प्लान बड़ा सीधा सा था कि इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। ऐतिहासिक दस्तावेज हमें बताते हैं कि यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अरब नेतृत्व ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। टकराव अब बिल्कुल तय था। दूसरा अध्याय, टूटन, तबाही और 1948 का वो भयानक युद्ध। 1948 इजराइल के आधिकारिक तौर पर एक देश बनने के कुछ ही घंटों बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और दूसरे अरब देशों ने हमला कर दिया। इतिहास की इस एक घटना को 2 बिल्कुल अलग नज़रों से देखा जाता है। इजराइल और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसे 1948 का अरब इजराइल युद्ध कहता है। वहीं फिलिस्तीनी लोग इसे कहते हैं नकबा, जिसका अरबी में मतलब है तबाही या महाविनाश। 7 लाख, जरा इस संख्या को महसूस कीजिए। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये एक अकल्पनीय मानवीय त्रासदी है। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटानिका के आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस युद्ध और उथल-पुथल के दौरान 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए, अपने ही घरों से निकालकर शरणार्थी बना दिए गए। ये एक ऐसा गहरा घाव था जो दशकों बाद भी कभी भर नहीं सका। अब कहानी का नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है। 1948 से लेकर 1960s के दशक का वो अहम मोड़ जिसने पूरे मध्य पूर्व का भूगोल ही बदल कर रख दिया। 1948 के उस युद्ध से लेकर 1964 में PLO के गठन और फिर 1967 के युद्ध तक का ये पूरा सफर बेहद तनावपूर्ण और बेचैन कर देने वाला रहा। सिर्फ 6, जी हाँ, महज 6 दिन। 1967 का ये 6 डे वॉर अपनी चौंका देने वाली रफ्तार के लिए जाना जाता है। आप सोचिए, सिर्फ इन 6 दिनों के भीतर इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। ब्रिटानिका और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य पूर्व के इतिहास में इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट और कोई नहीं था। तीसरा अध्याय, विद्रोह, टूटी हुई शांति और एक नया संघर्ष। बिल्कुल इसी दौर में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और उसके सबसे प्रमुख चेहरे यासिर अराफात का उदय होता है। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन और उनका अपना राज्य चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहाँ एक तरफ अराफात एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, वहीं इजराइल और कई पश्चिमी देशों ने कुछ फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों को सीधे आतंकवाद से जोड़ा। और फिर साल आता है
1987 पहला इंतिफादा, इजरायली कब्जे के खिलाफ एक बहुत बड़ा ज़मीनी जन आंदोलन। CNN और BBC के अभिलेखागार अगर आप देखें तो सड़कों पर पत्थर फेंकते युवाओं की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस संघर्ष की गूंज ग्लोबल मीडिया के जरिए दुनिया के हर घर तक पहुंच रही थी। इस लगातार बढ़ते तनाव के बीच अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। 1993 के ऐतिहासिक ओस्लो समझौते। व्हाइट हाउस के लॉन में इजरायली प्रधानमंत्री यित्साक राबिन और यासिर अराफात के बीच वो ऐतिहासिक हाथ मिलाना। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा था, शांति का समय आ गया है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही रही कि ये शांति कभी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर सकी। चौथा अध्याय, आधुनिक संकट और दूसरा इंतिफादा। इस आधुनिक संकट के बीच एक और नाम सबसे प्रमुखता से उभरकर सामने आया, हमास। 2006 के गाजा चुनावों में हमास ने जीत दर्ज की और इसे लेकर आज दुनिया दो बिल्कुल स्पष्ट धड़ों में बटी हुई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देश हमास को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाजा में कई फिलिस्तीनी इसे अपने हक के लिए लड़ने वाला एक प्रतिरोध आंदोलन यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट मानते हैं। चुनाव के बाद गाजा का नियंत्रण पूरी तरह से हमास के हाथों में आ गया। 2006 के बाद गाजा की ज़मीनी हकीकत पूरी तरह से बदल गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बताती हैं कि इजराइल और मिस्र ने गाजा पर एक बेहद कड़ी नाकेबंदी लगा दी और इसका नतीजा ये हुआ कि गाजा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और आर्थिक रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक बन गया। वहाँ जिंदगी एक खुली जेल जैसी हो गई। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक अचानक और बेहद खौफनाक हमला किया। इस एक दिन ने दशकों पुराने इस इतिहास की दिशा को फिर से एक नए और शायद सबसे डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस हमले और उसके बाद हुई भयानक जवाबी कार्रवाई के परिणाम अकल्पनीय रहे हैं। इजरायली सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस शुरुआती हमले में 1200 से अधिक लोग मारे गए और कई लोगों को बंधक बना लिया गया और इसके जवाब में इजराइल ने एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। रॉयटर्स, अल जजीरा और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस सैन्य कार्रवाई में गाजा में हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। पूरी दुनिया इस भारी मानवीय संकट को देखकर दो हिस्सों में बंट चुकी है। 5वां अध्याय, एक अनसुलझा इतिहास और वैश्विक ध्रुवीकरण। आज अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो ये भू राजनीतिक विभाजन बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका जैसे ताकतवर देश हैं जो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और कई मुस्लिम देश हैं जो पूरी मजबूती से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये वैश्विक गठबंधन हर गुजरते दिन के साथ मध्य पूर्व में तनाव की इस आग को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। तो इस पूरे इतिहास को खंगालने के बाद अंत में यही एक भारी सवाल बचता है कि इसका असल सच क्या है। क्या ये एक स्वतंत्रता संग्राम है या कोई सैन्य कब्जा? क्या ये आतंकवाद है या अपनी आत्मरक्षा का अधिकार? या फिर क्या ये राजनीति, सत्ता और इतिहास का एक बेहद खतरनाक जानलेवा संयोजन है? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आज भी बेगुनाहों के खून से लिखे जा रहे हैं। इस गहराई भरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। दुनिया के ऐसे ही छिपे हुए संघर्ष, भू राजनीतिक सच्चाइयों और बिल्कुल निष्पक्ष जानकारियों को करीब से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा मकसद है उन असामान्य सच्चाइयों को सामने लाना जो अक्सर मीडिया के शोर में कहीं खो जाती हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले विश्लेषण में।